हेलो, दिस इज जागरण तिवारी, स्टूडेंट ऑफ केजीएम लखनऊ। प्रीवियस वीडियो हमने टेस्ट 01 को डिस्कस किया था। इस वीडियो में टेस्ट 02 को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों में काफ़ी लोगों ने टेस्ट को अटेम्प्ट किया था और काफ़ी अच्छे स्कोर आए थे, मोस्टली के 90 प्लस स्कोर थे। अच्छा था। आपका भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज ही होगा, बट जो टेस्ट था काफ़ी ज़्यादा इजी था। ठीक है, तो उस तरीके से आप ना समझ के रखना कि टेस्ट इसी तरह से आएगा क्वेश्चन आपका। हाँ, आपके क्वेश्चन जो थे वो आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं रहेंगे। बेसिकली वो एक टेस्ट था जहाँ पे आपको देखना था कि 120 क्वेश्चंस कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेस्ट 02 के बारे में। तो आप भी इसको एक तरीके से अटेम्प्ट करना और फिर लास्ट में अपना स्कोर बताना कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। जैसे कि आप जानते हो मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो जब भी मेरे पास टाइम रहता है या बनेगा तब हम जो है आप पे क्वेश्चन लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज डिस्कस करते हैं टेस्ट 02 के बारे में। पहले तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो पेपर आता है वहाँ पे आपको पहले बायोलॉजी देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, देन नर्सिंग, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बायोलॉजीज क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म इन द एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म में जो आपका एंजियोस्पर्म की पोलैरिटी क्या होती है तो आपको ये बताना है। बेसिकली आपको बताना है कि हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड होती है या फिर ट्रिप्लॉइड होती है। ऑप्शन है आपके हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या फिर टेट्राप्लॉइड। तो आपको बताओगे जो एंजियोस्पर्म होता है आपका ये ट्रिप्लॉइड होता है। बेसिकली जब आपका फ्यूजन हो रहा होता है तो वहाँ पे जो आपका सेंट्रल न्यूक्लियस होता है वहाँ पे 2 न्यूक्लियस होते हैं, और जब मेल गैमेट फ्यूज होता है तो वहाँ पे ट्रिपल न्यूक्लियस होता है। फिर आपके जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, इसके बाद फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, फिर आपका ये जो होता है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली आपका जो एंडोस्पर्म होता है वो आपका ट्रिप्लॉइड होता है। सो राइट आंसर विल ट्रिप्लॉइड। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बेस इज फाउंड ओनली इन आरएनए। आरएनए में कौन सा, ठीक है, बेस पाया जाता है, बट इज नॉट फाउंड इन डीएनए में आपका वो नहीं पाया जाता। सो कौन सा नाइट्रोजन बेस केवल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता। सो ऑप्शन था थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यूरेसिल आपका जो होता है ये आपका आरएनए में देखने को मिलता है, डीएनए में आपका ये नहीं पाया जाता। डीएनए में आपको जो था वो थाइमिन देखने को मिलता है इसके जगह। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस इन द एरोबिक रिस्पिरेशन ड्यूरिंग ग्लूकोज। ठीक है, याद रखना आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, नॉट एनारोबिक। वी आर टॉकिंग अबाउट एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रिस्पिरेशन आपके पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो वहाँ पे आपके पास कितना एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है टोटल। सो के अकॉर्डिंग आपको जो होता है वो 38। ठीक है, 38 जो आपका एटीपी बनता है वहाँ पे 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन यानी एरोबिक रिस्पिरेशन से आपका जो होता है वो 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कुफर सेल। ठीक है, आपका जो कुफर सेल होता है इन द लिवर, द फंक्शन ऑफ द कुफर सेल इन द लिवर। लिवर में आपका जो होता है ये सेल पाई जाती है, और बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है। सो ऑप्शन आर बाइल सिक्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, फैगोसाइटोसिस या फिर ग्लाइकोजन स्टोरेज। सो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो फंक्शन होता है वो फैगोसाइटोसिस का काम होता है। एक तरीके से ये माइक्रोफेज होती है, ठीक है, और जिसका फंक्शन होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, जो बैक्टीरिया हो गया, उन सारी चीज़ों को ये खा जाता है। तो ये फैगोसाइटोसिस का काम करता है। एक तरीके से आपका प्रोटेक्टिव सेल आता है ये, और ये आपका जो होता है वो लीवर में पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना कि आपका लीवर में पाया जाता है, और इसका जो फंक्शन यानी कि कार्य क्या होता है कि आपका फैगोसाइटोसिस का कार्य करता है, जो कि आपके फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरियल, इन सारी चीज़ों को आपका इन्फेक्शन से बचाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड द क्वेश्चन इज विच टिश्यू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल जब आप खाते हो तो एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए आपका जो है वो स्टमक में जाता है। ठीक है, स्टमक में, और एलिमेंट्री कैनाल में आपका जो होता है आपने देखोगे पेरिस्टालिसिस। ठीक है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है, और पेरिस्टालिसिस मूवमेंट आपका बेसिकली वो जो मसल्स करवाते हैं। तो आपका बताना है कि कौन सी मसल पाई जाती है आपके एलिमेंट्री कैनाल में। सो ऑप्शन आर स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सो राइट आंसर विल बी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो होती है आपकी एक एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। आपको पता होगा कि आपकी जो है नॉन वॉलेंट्री मसल्स में आती है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, सो स्मूथ मसल जो होती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, और बेसिकली जो हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ द फूड। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द फूड टू द स्टमक। ठीक है, जो आपके किस पेरिस्टालिसिस के तहत जो आता है, जहाँ पे आपका मसल का मूवमेंट होता रहता है, और जिसकी वजह से आपका जो फूड होता है वो धीरे धीरे करके आपके स्टमक में पहुंच जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इनिशिएट द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर। मसल फाइबर के कंट्रैक्शन कैसे होता है, आपने जब पूरा पढ़ा होगा कि जो चैप्टर में पढ़ोगे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वहाँ पर बताया गया है कि मसल फाइबर का कंट्रैक्शन कैसे होता है और किस तरीके से यहाँ पे जो फंक्शन होता है स्टार्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि एडीपी रिलीज, कैल्शियम आयन रिलीज, मायोसिन डिटैचमेंट या फिर ट्रोपोनिन इनहिबिशन। राइट आंसर विल बी कैल्शियम आयन रिलीज। जो कैल्शियम आयन होता है वो आपका रिलीज होता है, इसके बाद जो होता है फर्दर जो आगे की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, कैल्शियम आयन रिलीज होता है, फिर आपका जो होता है वो ट्रोपोनिन। ठीक है, ट्रोपोनिन आपका जो होता है वो बाइंड हो जाता है, फिर ट्रोपोनिन जो होता है डीमास्क हो जाता है, और फिर आगे जो होता है वो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होकर के
इस तरीके से आपका जो होता है वो मसल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। तो बेसिकली वो साइकिल अच्छे से पढ़ लेना कि वहाँ से आपका जो होता है वो एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन बनता है वहाँ से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन कॉजेज द मिल्क इजेक्शन इन मैमल्स। मैमल्स में आपका कौन सा हार्मोन जो होता है वो मिल्क इजेक्शन के लिए हेल्प करता है। ऑप्शन आर प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, एस्ट्रोजन। सो आपको बताना चाहिए कि जो हार्मोन यहाँ पे हेल्प करता है वो आपका ऑक्सीटोसिन होता है और बेसिकली आपका इजेक्शन ऑफ मिल्क कराता है, ठीक है। ये सिर्फ मिल्क का इजेक्शन करवाता है। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क जो होता है वो आपका प्रोलैक्टिन करवाता है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना होना। प्रोलैक्टिन जो होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है, यानी कि मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है। और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो बेसिकली आपके एक तरीके से स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ मिल्क, ठीक है। तो आपका मिल्क का सिक्रेशन करवाता है ऑक्सीटोसिन, और फॉर्मेशन जो होता है आपका प्रोलैक्टिन करवाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द क्वेश्चन इज व्हाट डज द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जो आपकी लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में आपकी कहाँ पे होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आर स्ट्रोमा, ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, ग्रेना या फिर मैट्रिक्स। तो आपको पता होगा कि जो लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है, लाइट रिएक्शन आपकी जो होती है वो ग्रेना में होती है। तो आप जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहाँ पे बेसिकली अच्छे से बताया गया कि ग्रेना कहाँ होता है और स्ट्रोमा कहाँ होता है, आपको सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए स्ट्रक्चर। तो लाइट रिएक्शन जो होती है आपको ग्रेना में होती है, और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, तो ये भी पूछ सकते हैं। डार्क रिएक्शन आपकी जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। तो याद रखना डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है और लाइट रिएक्शन जो होती है आपके ग्रेना में होती है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इम्यूनोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में आपका कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली आपका कोलेस्ट्रम क्या होता है, कोलेस्ट्रम आपको पता होगा जो आपका एलोइस, ठीक है, मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क होता है और कोलेस्ट्रम होता है। और बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है बेबी के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें आपका कौन सी इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है और वो आपका जो होता है बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ओके। सो हमसे पूछा गया कौन सी इम्यूनोग्लोबिन वहाँ पे पाई जाती है, तो आपके जो कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रम में आपका जो होता है IgA पाया जाता है। तो इससे अच्छे से याद करना, IgA जो होता है आपका कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है। IgG जो होता है ये मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन है। तो ये भी याद रख लो, सबसे ज़्यादा आपके बॉडी में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, तो IgG आपका बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। IgE जो होता है ये आपका किस समय रिलीज होता है, ये आपका तब होता है जब आपको कोई एलर्जी हो जाती है, ठीक है। IgE आपका जो होता है ये एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे रिलीज होता है। IgG जो होता है आपका ये मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन है आपके बॉडी में, और IgA जो होता है ये आपके कोलेस्ट्रॉल के यानी मिल्क में पाया जाता है वहाँ पे, ओके। तो इसको अच्छे से बिल्कुल एकदम क्लियर रहना इस चीज़ में। फिर क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज which of the causes the elongation of the internode in sugarcane, ठीक है। which of these causes the elongation of the internode in sugarcane, यानी गन्ने में अंतःपदों की लंबाई कौन बढ़ाता है। तो आप देखोगे गन्ना देखा होगा, वहाँ पे नोड होता है, इंटरनोड होता है, ठीक है। बेसिकली जो गांठ होती है जिसे हम नोड बोलते हैं, और उसके बीच में जो गैप होता है जिसे हम, ठीक है, गन्ने का जो आप पार्ट आप खाते हो वो आपका इंटरनोड ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जो इंटरनोड का इलांगोनेशन होता है वो आपका कौन सा हार्मोन करवाता है। बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, अगर अच्छी पैदावार करना है तो जो जितना बड़ा गन्ना होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा फायदा होता है हमारे लिए। तो बेसिकली उस चीज़ में यूज़ करते हैं। तो इंटरनोड का इलांगोनेशन आपका कौन सा हार्मोन करवाता है, तो इसका राइट आंसर होगा जेबिलिन, ठीक है। जेबिलिन आपका जो होता है ये इंटरनोड का इलांगोनेशन करवाता है। क्वेश्चन है यहाँ पे विच लॉ स्टेट द एलिल्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि कौन सा नियम बताता है युग्मों के निर्माण के लिए समय एलिल स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं। ऑप्शन आर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी। सो राइट आंसर विल बी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, ठीक है। ये दूसरा नियम है, और जहाँ बताया जाता है कि जो आपके एलिल्स होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, बिल्कुल आपके इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, ठीक है, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं। सो दिस इज द लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्फेक्शन विद प्लाज्मोडियम इज फर्स्ट स्टैब्लिश्ड इन, आपके बॉडी में जो प्लाज्मोडियम, ठीक है, इन्फेक्शन होता है जो कि आपका मलेरिया कॉजिंग एजेंट होता है, उसका जब इन्फेक्शन होता है तो आपके बॉडी में किस ऑर्गन सबसे पहले जाता है, यहाँ पे आपके बॉडी में कहाँ पे जाता है सबसे पहले इन्फेक्शन कहाँ करता है। ऑप्शन आर RBC, लीवर सेल, स्प्लीन, लंग्स। राइट आंसर विल लीवर सेल, ठीक है। याद रखना लीवर सेल में सबसे पहले आपका स्पोरोजॉइट के फॉर्म में जाता है। NCERT पढ़ोगे तो वहाँ पे जो मलेरिया की साइकिल दे रखी है उसमें अच्छे से बताया गया है कि आपका पहले स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन था, ठीक है, स्पोरोजॉइट की फॉर्म में आपके बॉडी में इंटर करता है, और बेसिकली कहाँ इंटर करता है, आपके लीवर सेल में इंटर करता है। लीवर सेल में इंटर करने के बाद वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, फिर आपके जो है RBC में जाता है, और फिर इसकी जो साइकिल होती है वो स्टार्ट हो जाती है बॉडी में आपके। तो राइट आंसर भी लीवर सेल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन द बॉडी, आपके बॉडी में कैल्शियम का लेवल आपका कौन सा हार्मोन यहाँ पे जो है रेगुलेट करता है। सो ऑप्शन आपके यहाँ पे है इंसुलिन हो गया आपका, ठीक है, थायरॉक्सिन, पैराथॉर्मोन या फिर एल्डोस्टेरोन। राइट आंसर विल पैराथॉर्मोन, ठीक है। जो पैराथॉर्मोन या PTH जिसे बोलते हैं, PTH जो होता है आपके बेसिकली आपके बॉडी में जो होता है कैल्शियम लेवल को, ठीक है, कंट्रोल करता है, और इसका काम क्या होता है, तो आपका ये एक तरीके से हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन होता है। जो PTH होता है आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। आपका ये जो बोन से वहाँ से और जो फूड है वहाँ से आपका जो कैल्शियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है, ठीक है, उसको इंक्रीज करवाता है, जिससे आपके ब्लड में जो होता है कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है।
तो अगर ये इंक्रीज करवा रहा है तो कोई हार्मोन होगा जो आपका, ठीक है, बेसिकली आपके बॉडी में जो होता है कंट्रोल पूरा चलता है। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसको कम भी करना जरूरी होता है, क्योंकि बात करें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली जो आपका थायरोकैल्सिटोनिन होता है वो आपका कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करवाता है, और जो पैराथॉर्मोन होता है आपके कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवाता है। तो बेसिकली एक बैलेंस बना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका पैराथॉर्मोन होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। आपको कौन सा ब्लड ग्रुप होता है आपका पूरी तरह से यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, ठीक है, जो आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट ग्रुप है, कोई भी इसे ब्लड दे सकता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए बी। ए बी जो होता है आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, और ओ जो होता है आपका ये यूनिवर्सल डोनर होता है। तो बिल्कुल इस पर क्लियर रहना। ओके, फिर क्वेश्चन है ड्यूरिंग द विच स्टेज ऑफ द मियोसिस डज क्रॉसिंग ओवर अकर। मियोसिस के कौन से स्टेज में आपका जो होता है क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है हमको। तो मियोसिस बेसिकली आप पढ़ोगे तो वहाँ पे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होती है। तो मियोसिस फर्स्ट में अगर देखा जाए तो मियोसिस फर्स्ट में आपका जो होता है जिसमें प्रोफेज स्टेज आता है, और प्रोफेज स्टेज में आपके पास कई सारे स्टेज आते हैं। ओके, प्रोफेज स्टेज में आपके पास जाता है, ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डायगोनासिस, ठीक है, और डिप्लोटीन। तो बेसिकली यहाँ पे किस फेज में पूछा गया है कि मियोसिस के किस फेज में आपको जो है क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर आपका जो होता है ये प्रो फेज में देखने को मिलता है, ठीक है, प्रो फेज में आपको जो होता है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। तो बिल्कुल कंफ्यूज होना, मियोसिस के प्रो फेज में आपको जो होता है वो क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है बेसिकली आपके प्रोफेज फर्स्ट में। और प्रोफेज फर्स्ट में किस में, प्रोफेज फर्स्ट के आपके पैकेटिन स्टेज में आपको जो होता है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। तो एनसीईआरटी पढ़ लेना अच्छे से मियोसिस के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग C4 प्लांट। जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो C3 और C4 प्लांट दो तरीके के प्लांट बताए गए हैं, और ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि C4 प्लांट कौन से हैं। तो C4 प्लांट के एग्जांपल आपको बताना है, राइस, व्हीट, मेज, मैंगो। राइट आंसर विल बी, ठीक है, सी, दैट इज मेज। मक्का जो होता है आपका ये C4 प्लांट होता है। तो इसको ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, मक्का हो गया और शुगर, ये आपका जो, ठीक है, शुगर केन हो गया, ये आपका जो होता है ये C4 प्लांट होते हैं। तो मेज, शुगर केन आर C4 प्लांट। ओके, फिर क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इज द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्ट्राफिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन में आपके जब आप पढ़ोगे नेफ्रॉन में, सो नेफ्रॉन में आपका कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन करवाता है। यहाँ पे आपका जो यूरिन का फॉर्मेशन एक तरीके से, और जहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन होता है। तो पूछा गया कि आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन यहाँ पे कौन करवाता है। सो ऑप्शन आर लूप ऑफ हेनले, बाउमन्स कैप्सूल, कलेक्टिंग डक्ट, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल। सो यहाँ पे जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है प्रोसेस जो होती है आपकी बाउमन कैप्सूल में होती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन का प्रोसेस, जहाँ पे सारी चीज़ें सेक्रेट कर दी जाती हैं एक तरीके से, सब कुछ निकाल दिया जाता है, ठीक है, सारी चीज़ें सेक्रेट कर दी जाती हैं। तो आपका जो होता है ये इसे बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन, और यहाँ पे पूरी तरह से एकदम बहुत फाइन फिल्ट्रेशन होता है। और ये आपका किस पार्ट में होता है, ये आपके बाउमन कैप्सूल में होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की रीडिंग करना, वहाँ पे पूरा अच्छे से डिटेल तरीके से प्रोसेस बताया गया है कि कैसे यहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन का स्टेप स्टार्ट होता है। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल कैन एक्ट द बोथ एसिड एंड बेस। आपका कौन सा बायोमॉलिक्यूल है जो आपका एसिड और बेस दोनों तरह से एक तरीके से एक्ट करता है। ऑप्शन आर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन। राइट आंसर विल बी प्रोटीन। प्रोटीन आपका जो होता है एक तरीके से ये आपका बेसिक और एसिड दोनों शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि प्रोटीन आपके जो होते हैं ये अमीनो एसिड से बने होते हैं, और अमीनो एसिड का आप जब स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, अमीनो एसिड्स आप देखोगे वहाँ पे, बेसिकली अमीनो एसिड आप देखोगे तो यहाँ पे एक कार्बन होता है, कार्बन के यहाँ पे NH2 ग्रुप ऐड होता है, ठीक है, NH2 ग्रुप होता है, इसके साथ साथ यहाँ पे COOH होता है। तो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे एसिडिक ग्रुप है और बेसिक ग्रुप दोनों है। तो ये आपका जो होता है दोनों करेक्टर शो करता है, यानी कि बेसिक और एसिडिक दोनों करेक्टर शो कर सकता है। और आपने पढ़ा होगा ये आपका ज्यूटर आयनिक फॉर्म भी शो करता है। तो ये आपका प्रॉपर्टी जो होती है आपके प्रोटीन में देखने को मिलती है। फिर क्वेश्चन है व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द इन्वॉल्यूटरी एक्शन। ब्रेन का कौन सा पार्ट जो होता है आपका इन्वॉल्यूटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, इन्वॉल्यूटरी एक्शन आपके कंट्रोल किया जाता है। सो ऑप्शन साथ सेरिब्रम, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगाटा, नेक्स्ट थैलेमस। सो राइट आंसर विल बी मेडुला ऑब्लांगाटा जो होता है आपके कंट्रोल करता है ब्रेन के जो आपके इन्वॉल्यूटरी एक्शंस होते हैं। तो इन्वॉल्यूटरी एक्शन में आपका क्या आता है, इन्वॉल्यूटरी एक्शन जैसे कि ये क्या कंट्रोल करता है, ये आपके जो हार्ट के रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, रिस्पिरेटरी हो गया आपका, स्टोमक के जो रिफ्लेक्स होते हैं, ये सारे आपके जो होते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा कंट्रोल करता है, जो कि आपके बिल्कुल वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्रपोज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, कई सारे मॉडल प्रपोज किए गए हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताने के लिए कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो जिसमें से आपका काफ़ी अप्रूव्ड मॉडल है दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि एनसीईआरटी में भी बताया गया है। और ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो राइट आंसर सिंगर और निकोलसन, ठीक है, सिंगर निकोलसन ने जो आपके थे ये आपके फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ओके, तो ये आपका जो मॉडल है ये आपका एनसीईआरटी में भी बताया गया है, ठीक है, जो मॉडल दिया गया एनसीईआरटी में आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही है। और साइंटिस्ट कौन थे देने वाले, तो ये साइंटिस्ट थे सिंगर और निकोलसन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन सितु कंजर्वेशन और एक्स सितु कंजर्वेशन क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली इन सितु और एक्स सितु जैसे कि नाम से आप जान सकते हो कि इन सितु मतलब जिस जगह पे जानवर है उसको वहीं पर ही कंजर्व कर दिया, यानी कुछ संरक्षण उसी की जगह पे दे दिया। अगर उसका कोई घर है, जंगल है, ठीक है, वहाँ पर उसे कंजर्व कर दिया। और एक्स सितु कंजर्वेशन क्या होता है, अगर ठीक है कोई जानवर है वो काफ़ी ज़्यादा इंडेंजर्ड है, मतलब
खतरा है उसे कुछ होने का, तो बेसिकली उसको हमने उठा करके किसी एक सुरक्षित जगह पे ले जाते हैं जो आपका खुद बनाया होता है, ठीक है। तो उसे हम एक्स टू कंजर्वेशन होता है वहाँ पे, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्स टू कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन सिटू कंजर्वेशन में हम जहाँ जानवर होता है उसको वहीं पर संरक्षण दे देते हैं, तो आपका इन सिटू कंजर्वेशन में आ जाता है। सो ऑप्शन 7 बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, जू, सेंचुरी। सो राइट आंसर है जू। जू आपका देखा चिड़ियाघर जो होते हैं, आप देखा होगा जो चिड़ियाघर होते हैं वहाँ पे जानवर लाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग जगहों से आपके जो चिड़ियाघर होते हैं वहाँ पे जानवर लाए जाते हैं। बेसिकली वो उनका घर नहीं होता एक तरीके से, बट वहाँ पे उनको ऐसा माहौल, ऐसे कंडीशन दिया जाता है कि वहाँ पे सर्वाइव किया जाता है, उनको खाना दिया जाता है और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरी की जाती है और वहाँ पे उनका संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो उसे हम एक्स टू कंजर्वेशन बोलते हैं और उसका जो एग्जाम्पल होता है आपका वो जू होता है जिसे हम चिड़ियाघर बोलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, उसके साथ साथ आपका जो नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी हो गया, ये आपके जो होते हैं ये आपका इन सिटू कंजर्वेशन में आता है, ठीक है। तो ये आपके सारे इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं, तो इसे अच्छे से याद रखना, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फाइलम हैज अ ऑर्गेनिज्म विद वाटर वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। कौन सा फाइलम का जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास वाटर वस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में दिया गया है कि वाटर कैनाल सिस्टम बताया गया है, वाटर वस्कुलर सिस्टम बताया गया है। वाटर वस्कुलर सिस्टम आपका जो होता है ये इकाइनोडर्मिटा में देखने को मिलता है और वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है आपका ये आपका जो पॉलीफेरा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो वाटर कैनाल सिस्टम आपका पॉलीफेरा में और वाटर वस्कुलर सिस्टम आपका इकाइनोडर्मिटा में। तो बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं वहाँ पे आपके आते हैं मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मिटा हो गया, एनेलिडा हो गया। तो राइट आंसर विल बी इकाइनोडर्मिटा, जिसमें आपका स्टारफिश आती है। इनके सबके पास जो होता है ये वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ज्वाइन द डीएनए फ्रैगमेंट, आपका कौन सा एंजाइम जो होता है ये आपका दो कट डीएनए फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करता है। बेसिकली इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी में, जहाँ पे हम दो डीएनए के सेगमेंट्स को हम जोड़ते हैं। तो उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है। तो ऑप्शन 7 डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, रिस्ट्रक्शन एंजाइम, हेलिकेज। राइट आंसर विल बी डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करके हम दो डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ द यूट्रस इज सेट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब चलती है, ठीक है, वहाँ पे आपका कौन सा यूट्रस में पढ़ोगे, आपका जो यूट्रस में एनसीईआरटी में 3 लेयर बताया गया है, कौन सी 3 लेयर होती हैं आपकी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। तो बेसिकली आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सी लेयर सेट हो जाती है जो कि आपके ब्लड के फॉर्म में लॉस हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, सो उसमें कौन सी लेयर आपकी जो होती है वहाँ पे इसका जो सेटिंग होती है। सो इसका राइट आंसर होगा आपका इंडोमेट्रियम। जो इंडोमेट्रियम होती है आपकी जो सबसे बाहरी लेयर होती है, उसका जो सेटिंग होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है, दौरान होता है और राइट आंसर विल बी इंडोमेट्रियम, ओके। तो ये थे आपके भाई हुए क्वेश्चन जिसमें आप 24 क्वेश्चन आपने देखा। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है फिजिक्स का क्वेश्चन, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिजिक्स का एंड द क्वेश्चन इज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी केंद्रीय बल का कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन आर अवे फ्रॉम द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, अलोंग द टेंजेंट या फिर डाउनवर्ड। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है आपकी ये टुवर्ड द सेंटर लगती है, ठीक है, सेंटर के बीच में टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स आपकी लगती है वो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स में आती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है आपकी अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर को लगती है, वो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है आपकी टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ जो लगती है वो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स आती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच मिरर इज यूज्ड इन द व्हीकल्स टू सी द रियर व्यू। जो आप व्हीकल्स यानी जो बाइक चलाते हो वहाँ पे जो मिरर लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है। सो आपका जो मिरर होता है वो आपका कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर जो होता है ये आपका बेसिकली जो आपका जो मिरर होता है ये आपका कन्वेक्स मिरर होता है और जो आपका व्यू देता है यानी कि जो आपका बाइक दिखती है, आप पीछे देखते हो, ठीक है, उसको आप देखते हो तो वहाँ पे जो उसमें आता है आपको छोटे छोटे बाइक्स दिखती हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटा कर देता है और अपराइट सीधा दिखाता है, इसके साथ वर्चुअल, ठीक है। तो ये आपका अपराइट और वर्चुअल आपको दिखाता है और काफ़ी ज़्यादा स्मॉल, तो इसलिए आपका जो होता है ये कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली आपका जो व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर यूज़ होते हैं आपके कन्वेक्स मिरर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसआई यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है तो उसका पता होगा आपको, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द पावर। न्यूटन आपका किसका होता है, न्यूटन आपका फोर्स का होता है, जूल आपका किसका होता है, जूल एनर्जी का होता है और एम्पियर आपका करंट का होता है, ठीक है। तो सारी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम इनर्शिया, किसका सबसे ज़्यादा इनर्शिया होता है। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन दिया गया आपका इनर्शिया है, ठीक है, लॉ ऑफ ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया जिससे बोलते हैं। और बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट तब तक, ठीक है, नहीं चलेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती है। तो यहाँ से पूछा गया कि हमसे कौन सा किसके पास सबसे ज़्यादा इनर्शिया है। तो बेसिकली इनर्शिया जिसका सबसे ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, जिसका वेट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा भारी होगा उसका इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होगा। सो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन आ पेंसिल है, रबर है, ट्रेन है, बाइसिकल है। सो मैक्सिमम इनर्शिया ट्रेन का होगा क्योंकि ट्रेन जो होती है काफ़ी ज़्यादा भारी होती है, तो उसका जो इनर्शिया होगा वो सबसे ज़्यादा होगा दिए गए ऑप्शन में, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलना है तो उसको कितनी रफ्तार से जाना पड़ेगा, यानी कितनी रफ्तार से उसको अर्थ को छोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन आर 7.9 या फिर 11.2 या फिर 9.8 या फिर 5 किलोमीटर। राइट आंसर विल बी 11.2। ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फेंकते हो तो वो आपके अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाएगा, और इसी रफ्तार से आपके जो होते हैं रॉकेट जो आपका जाता है, ठीक है, अंतरिक्ष में जो जाता है रॉकेट इतनी स्पीड से, ठीक है, अर्थ को छोड़ता है, तब जाकर वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से, यानी ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ से वहां से निकल पाता है। ठीक है, तो राइट आंसर विल 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपका अगला, व्हिच लॉ स्टेट दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। कौन सा लॉ होता है जो आपको बताता है कि जो करंट होता है वो आपके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो आपको आपने पढ़ा होगा कि वी इज, ठीक है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तरीके से आई हो गया, और वी इक्वल टू, जब आप इसे इक्वल के फॉर्म में लाते हो तो वी इक्वल टू आई आर। ठीक, तो ये आप देख रहे हो कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला बन गया, और इसका जो राइट आंसर होगा आपका ओम्स लॉ का। ठीक है, सो राइट आंसर विल बी, बी आपका जो है यहाँ पे राइट आता है, जिसका मतलब होगा आपका ओम्स लॉ यहाँ पे बन रहा है। फिर क्वेश्चन है डायमेंशन फार्मूला ऑफ द फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या है। सो बेसिकली यहाँ पे जो डायमेंशन का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स का MLT-2 होता है। ठीक है, MLT-2 जो होता है आपका ये डायमेंशन फार्मूला ऑफ द फोर्स होता है। सो राइट आंसर विल बी ए वाला। ओके, फिर क्वेश्चन आपका यहाँ अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी हम यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, कब बोल सकते हैं। ऑप्शन आर इट स्पीड इंक्रीज, अगर इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। बी इट कवर द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है, वह समान समय में समान दूरी को तय करता है। या फिर इट स्पीड डिक्रीजेस, उसकी गति जो गति है वो आपकी घटती जा रही है। या फिर इट कम्स टू द रेस्ट, वह रुक जाता है। तो राइट आंसर बी, बी इसका राइट आंसर होगा, जहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट, ठीक है, बॉडी को यूनिफॉर्म में मोशन बोलते हैं तब जब वो एक, ठीक है, इक्वल टाइम में, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, दिए गए समय में उतना ही डिस्टेंस को बार बार कवर करता जा रहा है, तो आपका जो होता है यूनिफॉर्म मोशन में आ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बॉडी फ्लोट्स द लिक्विड। एक कोई बॉडी जो होती है वो आपका लिक्विड में फ्लो कर रही है, फ्लोट कर रही है, कब तक तैरती है, तो उसका भी एक प्रिंसिपल होता है। एंड ऑप्शन आर इट वेट इज मोर देन बायोन फोर्स। तो आपने पता होगा कि बायोन फोर्स लगता है, बायोन्सी फोर्स जिसे बोलते हैं। जब आप वाटर में जाते हो तो बेसिकली आप देखा होगा वाटर में जब आप स्विमिंग करने जाते होगे तो स्विमिंग जब आप पानी के अंदर जाते हो तो एक तरीके से फोर्स लगता है जो कि आपको अपवर्ड भेजता है, ठीक है, ऊपर आने के लिए, ठीक है, भेजता है। तो आपका क्या होता है, वो आपका बायोन्सी फोर्स होता है। और तो ऑप्शन आर इट वेट इज मोर देन बायोन फोर्स, अगर उसका वजन जो होता है बायोन फोर्स से ज़्यादा होगा, तो अगर उसका वजन बायोन फोर्स से ज़्यादा होगा तो आप बेसिकली आपका डूब जाएगा। ठीक है, इट वेट इज लेस देन बायोन फोर्स, अगर उसका बायोन से फोर्स वेट लेस होगा। या फिर इट वेट इज इक्वल टू द बायोन फोर्स, उसके बायोन फोर्स के बराबर होगा। या फिर इट इज डेंसर देन फ्लूइड, ठीक है, अगर वो उस फ्लूइड से ज़्यादा घनत्व है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर सी, ठीक है, इट वेट इज इक्वल टू द बायोन फोर्स, जब उसका वेट बायोन फोर्स के इक्वल हो जाता है तो वो आपकी जो चीज़ होती है आपकी फ्लोट करती है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है आपकी कंडक्टर के साइड क्या होती है, तो कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी जीरो होती है। ठीक है, कंडक्टर के इनसाइड आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो होती है, उसको अच्छे से याद रखना। फिर क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसे आपको इंपॉर्टेंट देखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की जो वैल्यू होती है आपकी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, इसके इक्वल होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली आपको डिटेक्ट करना है, ठीक है, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो ऑप्शन आर वोल्ट मीटर, एमीमीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मोमीटर। राइट आंसर विल बी गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का जो आप यूज होता है वहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए, और बाकी आपका वोल्ट मीटर का वोल्टेज देखने के लिए, और एमीमीटर का जो होता है करंट मेजर करने के लिए आपका यहाँ पे यूज किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर को जो होता है आपका सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज करने के लिए, यानी मेजर करने के लिए आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर, बैरोमीटर का यूज किया जाता है आपका एटमॉस्फेरिक को, ठीक है, प्रेशर को मेजर करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन आता है कुलॉम्स लॉ इज द वैलिड फॉर। कुलॉम्स लॉ जो होता है आपके, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कुलॉम्स लॉ होता है, और ये आपका किस लिए वैलिड होता है, बेसिकली आपका चार्ज पे लगाया जाता है। और किस तरीके के चार्जेस पे लगता है ये, सो ऑप्शन आर लार्ज डिस्टेंस, अगर दो चार्ज आपके काफ़ी दूरी पे रखे गए हों, या फिर स्टैटिक चार्जेस के ऊपर, या फिर मूविंग चार्जेस के ऊपर, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कुलॉम्स लॉ होता है आपका वैलिड होता है स्टैटिक चार्जेस, जो चार्ज स्थिर होते हैं उन्हीं के ऊपर आपका जो होता है ये वैलिड होता है। ठीक है, तो कुलॉम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द स्टैटिक चार्जेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम। साउंड की स्पीड जो होती है आपकी काफ़ी ज़्यादा होती है, किसमें ज़्यादा होती है? सो ऑप्शन आर एयर, वाटर, आयरन, वैक्यूम। राइट आंसर जो आयरन, आयरन में जो होती है आपकी साउंड की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको पता होना चाहिए सॉलिड में जो है जितना ज़्यादा सॉलिड, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी उससे ज़्यादा उस चीज़ में आपके जो साउंड की स्पीड होगी काफ़ी ज़्यादा होती है। बेसिकली आयरन जो होती है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो उसमें आयरन की जो स्पीड यानी कि साउंड की स्पीड होगी वो काफ़ी ज़्यादा होती है आयरन में। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड द क्वेश्चन इज अ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फाउंड बाय। ठीक है, एक पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की डोपिंग कराते हैं। डोपिंग क्या होता है? मतलब डोपिंग में आपका इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं ताकि उसकी जो कंडक्टिविटी वो काफ़ी ज़्यादा और बढ़ जाए। ठीक है, तो उसे हम डोपिंग बोलते हैं। और बेसिकली आपको सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा, सेमीकंडक्टर में दो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बताए गए एनसीईआरटी में, एन टाइप और पी टाइप। तो हमसे पूछा गया कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स कैसे बनाते हैं। तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आपने देखा होगा, सेमीकंडक्टर्स जर्मेनियम और सिलिकॉन से बनते हैं, और सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है 4 आती है लास्ट में। ठीक है, और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं? इसमें जो डोपिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसमें आपका जो इसमें बोरान यूज़ किया जाता है और गैलियम यूज़ किया जाता है। तो बोरान आपका जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, जहाँ पे 3। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, तो बेसिकली यहाँ पे 4 और 3 होते हैं। तो जब 3 3 तो पेयरिंग कर लेते हैं, एक बच जाता है। तो इसलिए इस तरीके से याद रखते हो, तो जब एक बच जाता है तो आपका बेसिकली पॉजिटिव बच जाता है। तो आपका ऐसे भी आ सकते हो कि एक बचता है पॉजिटिव, यानी पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये आपका ट्रिक होती है याद करने की, तो उसे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में, एन टाइप ऑफ में क्या यूज़ करते हैं? एन टाइप में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का ऐड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का यूज़ करते हैं, और इसका एग्जांपल आपका बोरॉन हो गया, गैलियम हो गया, ये सारे आपके यूज़ की जाते हैं डोपिंग में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। ठीक है, कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं हम? ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है यहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर भी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर यूज टू कन्वर्ट तो एसी करंट टू डीसी करंट। फिर क्वेश्चन है, अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास एम मूविंग विद अ वेलोसिटी वी। एक ठीक है बॉडी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, मास एम है, और वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो बेसिकली उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो आपको बताओ कि कोई बॉडी एम मास से वी वेलोसिटी से मूव करती है, उसको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। एक जो गैस मॉलिक्यूल होता है उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? ऑप्शन आर प्रेशर, वॉल्यूम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मास। ठीक है, किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस? तो यहाँ पे राइट आंसर विल बी, ठीक है, राइट आंसर आपका जो होता है यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। बेसिकली आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसकी जो गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा तेज इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं और ज़्यादा तेज़ी से इधर उधर रैंडमली मूव करने लगेंगे, और इसकी जो ठीक है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। फिर अगला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ द मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है और उसको आपको सेंटर ऑफ मास बताना है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे रॉड बनाया जाए, अगर आप रॉड देखते हो यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, रॉड है ये हमारे पास, और आपको बताओ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो होता है जहाँ पे आपके पूरी बॉडी का मास वर्चुअली एक तरीके से कंसंट्रेट होता है। ठीक है, एक तरीके से वहाँ पे कंसंट्रेट होता है, तो उसे सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। और रॉड का आपको सेंटर ऑफ मास बताना है, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है। ठीक है, टू द मिड लाइन ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉड। तो सेंटर ऑफ मास आपको रॉड का मिड लाइन पे होता है। ऑप्शन आर एट वन एंड ऑफ द रॉड, ठीक है, रॉड के एक एंड पर, या फिर एट द सेंटर ऑफ द रॉड, या फिर 1/4 ऑफ द रॉड लेंथ, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। द राइट आंसर विल सेंटर ऑफ द रॉड, सेंटर ऑफ द रॉड के सेंटर ऑफ मास पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड। जो आपका ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसे लैमिनेट किया जाता है, क्यों किया जाता है? ऑप्शन आर रिड्यूस टू फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स के लीकेज को रिड्यूस करने के लिए, या फिर रिड्यूस द पावर लॉस टू एडी करंट्स, रिड्यूस द हिस्टैरिसीस लॉस, या फिर रिड्यूस कॉपर लॉस। राइट आंसर विल रिड्यूस द पावर लॉस ड्यू टू एडी करंट। आपके ट्रांसफार्मर जो होता है एडी करंट का फॉर्मेशन होने लगता है, इसीलिए जो ट्रांसफार्मर जो प्लेट लगाई जाती है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्लेट ऐसे, ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स हम लगाते हैं, और प्लेट्स लगाने के बाद उनमें जो होता है वहाँ पे, ठीक है, ऑयलिंग कर देते हैं। ऑयलिंग करने से आपका जो होता है यहाँ पे जो ईडी करंट बनता है, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देता है ट्रांसफार्मर को, तो उस चीज़ को हम बिल्कुल तरीके से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो जो आपका जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसे हम लैमिनेट करते हैं। तो उस क्यों करते हैं? तो एडी करंट, जो आपका फॉर्मेशन ऑफ द एडी करंट, जो एक्स्ट्रा करंट बनता है एडी करंट जिसे बोलते हैं, उस एडी करंट को खत्म करने के लिए हम जो यहाँ पे लैमिनेट करते हैं ट्रांसफार्मर के कोर को। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के मोशन को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन आर लीनियर मोशन शो करता है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन शो करता है, या फिर पीरियोडिक ऑक्सीलेटरी मोशन शो करता है, या फिर रैंडम मोशन शो करता है। तो राइट आंसर विल बी पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक और ऑक्सीलेटरी दोनों मोशन आपको जो होता है सिंपल पेंडुलम शो करता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से याद रखना कि जो सिंपल पेंडुलम होता है आपका पीरियोडिक और ऑक्सीलेटरी मोशन दोनों शो करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने देखा होगा EMW वेव्स, जहाँ पे आपका दो कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी बनाती हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी, ठीक है, इनका जो किस तरीके से होता है, इनका जो, ठीक है, कंपोजिशन चलता है। तो ऑप्शन आर पैरेलल टू द ईच अदर, परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, एट 45 डिग्री ईच अदर, या फिर अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपके जो, ठीक है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं आपके परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रही होती हैं, और तब आपका जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है लाइमन सीरीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आपका जो लाइमन सीरीज आती है, जब आप पढ़ोगे एटम वाला चैप्टर, वहाँ पे आपका, ठीक है, अलग अलग से लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैसन सीरीज, तो ये आपके, ठीक है, किस रेंज की, यानी किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर में फॉल होते हैं। तो हमसे पूछा गया कि लाइमन सीरीज का बताइए। तो लाइमन सीरीज आपका जो होता है, आपका लाइमन से आपका अल्ट्रा वायलेट में आता है। ठीक है, तो लाइमन सीरीज आपकी जो होती है अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आती है लाइमन सीरीज। तो पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, लाइमन सीरीज, इन सारी सीरीज का याद रख लेना कि कौन सी सीरीज किस स्पेक्ट्रम में के अंदर जाती है। ठीक है, कुछ आपकी विजिबल में जाती हैं, कुछ आपके अल्ट्रा वायलेट में जाती हैं, कुछ आपके इंफ्रारेड में जाती हैं। तो इसको अच्छे से याद करके जाना, MCQ बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस है, उसके, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बाहर जाएगा। तो बेसिकली आप देखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा है, तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं आपके टुवर्ड द आउटसाइड होती हैं। ठीक है, आउटसाइड बाहर की तरफ निकल रही होती है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और बेसिकली हमसे पूछा गया कि यहाँ पे क्लोज सरफेस है, तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर चार्ज कितना रखा गया है। ठीक है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड, जो भी आपका नेट चार्ज इनक्लोज होगा वो आपका, ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज दोनों रखे जाए, तो बेसिकली आप तो न्यूट्रल हो जाएंगे, तो कोई फ्लक्स नहीं आएगा। तो ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके कितने चार्ज अंदर रखे गए, उस पर डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपके बाहर निकलेगा वो आपका उसी पर डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज या कौन सा चार्ज आपका रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, नेट चार्ज इनक्लोज, इसी पर डिपेंड करता है आपका। सो आप यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन, ठीक है, खत्म होते हैं। आपका 24 क्वेश्चन थे, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ Na2CO3 कंटेन्स हाउ मेनी सोडियम आइटम। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे Na2CO3 के एक मोल में कितने सोडियम परमाणु होते हैं। तो बेसिकली आपको पता होगा कि 1 मोल में 6.02 10^23 मॉलिक्यूल्स एटम पाए जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे Na2 लिखा गया है। ठीक है, Na2 लिखा है, जहाँ पे बेसिकली सोडियम के 2 आइटम्स है। ठीक है, तो अगर सोडियम के 2 आइटम्स हैं तो हमें क्या करना है, ठीक है, 2 × 6.023 × 10^23, जब इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका जो होता है 12 आ जाएगा, और जब आप इसे एडजस्ट करोगे तो 1.2, ठीक है, तो 1.2 यहाँ पे आ जाएगा, और 1.2 × 10^24 हो जाएगा इसका आंसर। तो राइट आंसर विल बी। ओके, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका सोडियम का 2 आइटम दिया गया है। ठीक है, Na2 लिखा गया है, तो इसे अच्छे से देख लेना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। इसमें से कौन सा किसका सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है। सो बेसिकली आप अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, जहाँ पर C+ है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे CH3 ग्रुप एक तरफ ऐड लगा है, यहाँ पे आपका CH3 लगा है। ठीक है, और इधर से भी CH3 लगा है। तो बेसिकली आप देखोगे जो कार्बोकेटायन होता है आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, जिसको ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, और जो CH3 ग्रुप होते हैं ये आपके इंडक्टिव इफेक्ट से आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 ग्रुप लगाया गया है, तो ये आपका कुछ ज़्यादा ही स्टेबल होगा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे कार्बोकेटायन है आपका बेसिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काफ़ी मात्रा में यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से इसको मिल रहा है। सो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी वाला होगा, राइट आंसर विल बी सेकंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन हैविंग द एनर्जी। आपको बताना है कि एक, ठीक है, फोटोन है, उसकी जो एनर्जी है वो आपकी 6.63 × 10⁻19 जूल है। ठीक है, लाइन कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, आपको बताना है वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको बताना है। सो इसका जो फॉर्मूला आपने देखा होगा कि E= आपका होता है hc/λ, या E=h म्यू होता है, तो hc/λ, hc/λ। तो आपको बेसिकली यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसे ट्रांसफर करोगे तो लैम्डा इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका hc/E हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप जब आप कैलकुलेट करना कॉपी में, आपके पास प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, दैट इज 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। आपके पास जो होता है, ठीक है, लाइट की वैल्यू है 3.8, ठीक है, 10⁻8 मीटर पर सेकंड, और या फिर एनर्जी की वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन दिया गया, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपकी लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, h म्यू पे क्वेश्चन था, या फिर E=hc/λ। तो यहाँ पे आपको लैम्डा कैलकुलेट करना था, तो आप इसे कॉपी में कैलकुलेट करके इसका आंसर देख लेना। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन इथाइन मॉलिक्यूल इज।
कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है इथाइन मॉलिक्यूल में। सो इथाइन मॉलिक्यूल क्या होता है, इथाइन मॉलिक्यूल आपका आप देखोगे तो यहाँ पे ठीक है ट्रिपल बॉन्ड होता है। इथाइन मॉलिक्यूल में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड में आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनता है, ट्रिपल बॉन्ड में आपका जो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी थर्ड। थर्ड में आपका sp हाइब्रिडाइजेशन यानी कि आपका इथाइन में sp हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलता है। ओके, फिर क्वेश्चन आपका हुच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द नोबल गैस, आपका दिया गया इसमें ऑप्शन में कौन सा आपका नोबल गैस है। ऑप्शन आर फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ऑक्सीजन। राइट आंसर विल बी ऑर्गन। ऑर्गन इज नोबल गैस। ठीक है, ऑर्गन आपकी जो होती है आपकी नोबल गैस होती है। ठीक है, और नोबल गैस किस ग्रुप में आते हैं, तो आपका ये ग्रुप नंबर 18 में जो होता है आपकी नोबल गैस आती है, तो ग्रुप भी याद रख लेना किस ग्रुप में आते हैं। फिर क्वेश्चन आपका व्हिच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप 13। ग्रुप 13 में आपका फर्स्ट हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपकी कौन सी, ठीक है, एलिमेंट की आती है। तो अगर आपको पता होगा ग्रुप 13 में आपके कौन से एलिमेंट आते हैं, आपके बोरान आ गया, ठीक है, एल्युमिनियम आ गया, गैलियम, इंडियम, ये सारे आते हैं। तो बेसिकली जो आपका ग्रुप होता है, ग्रुप में जो टॉप के एलिमेंट होते हैं आपको उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये आपकी एक एबनॉर्मेलिटी भी होती है इनकी, जिसमें आपका जो बोरान आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए होगा आपका, ठीक है, ए वाला ऑप्शन। बोरान की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका रीजन भी है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, और इलेक्ट्रॉन भी उसको ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होते हैं, तो वहाँ से जो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकलवाना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है, तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो याद रख लेना कि बोरान की जो आयनाइजेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो राइट आंसर इज फर्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है आपको यहाँ पे से, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में आपका Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको पता होगा कि साइनाइड पे -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, आपने देखा होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक क्वेश्चन है, साइनाइड पे आपका -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो बेसिकली आपको कैलकुलेट कैसे करना है, तो Fe का कैलकुलेट करना है, तो Fe को हम x मान लेते हैं, ठीक है, इसको x मान लिया। साइनाइड पे -1 होता है, साइनाइड कितना दिया गया आपका, कितने मॉलिक्यूल है साइनाइड के 6 मॉलिक्यूल है, तो बेसिकली आपका -6 हो गया, ठीक है, क्योंकि एक पे -1 होता है तो 6 पे -6 हो जाएगा। दैट विल इक्वल टू द +3। +3 कहाँ से आ गया, देखो आपके यहाँ पे ब्रैकेट में 3 दिखा है, ठीक है, 3 दिया गया, ये आपका प्लस में होता है, दैट इज विल इक्वल के, ठीक है, इक्वल के ऊपर आ जाएगा, बाहर जाएगा इक्वल के, तो ये आपका +3 में लिखा जाएगा। इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा +3, ठीक है। तो बेसिकली Fe के ऊपर कितना है साइन, Fe के ऊपर आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट बन रहा है यहाँ पे Fe का, दैट इज +3। तो +3 आपका यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। +3 आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन है Fe का इन दिस, ठीक है, इस कंपाउंड में आपका Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें से आपको बताना है कि आपके कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ऑप्शन आर विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। राइट आंसर विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, परासरण दाब जो होता है ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। बाकी आपको जो भी अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है एनसीईआरटी में उसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है एनसीईआरटी में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2 अमीनो एसिड्स, 2 अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड का कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कौन सा बॉन्ड का। ऑप्शन आर हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। राइट आंसर पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है आपका ये प्रोटीन के 2 अमीनो एसिड्स के बीच में देखने को मिलता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपका जो होता है यहाँ पे जो आपने देखा होगा माल्टोज में देखने को मिलता है, ठीक है, सुक्रोज में आपका जहाँ पे मिलता है यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपका जो होता है ये डीएनए में देखने को मिलता है। तो बॉन्ड्स आपको पता होना चाहिए कौन सा बॉन्ड कहाँ पे आपका आता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन दी स्किन, कौन सा विटामिन आपका स्किन में सिंथेसाइज होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, विटामिन डी जो होता है आपका ये स्किन में आपका जैसे बता रहे हैं धूप में रहने पर आपको विटामिन, कौन सी विटामिन मिलती है आपको, विटामिन डी आपकी जो होती है वो स्किन स्टार्ट कर देती है फॉर्मेशन करना। तो स्किन से आपका जो फॉर्मेशन होता है इस चीज़ का विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है आपका, ठीक है। फिर क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन आता है एंड द क्वेश्चन इज व्हिच इलेक्ट्रोड हैज अ जीरो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि कौन सा इलेक्ट्रोड है जिसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 है। तो आपका ऑप्शन आता है यहाँ पे कॉपर का दिया गया है, जिंक का है, हाइड्रोजन का है और सिल्वर का है। राइट आंसर विल बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है आपका 0 होता है। इसी इलेक्ट्रोड से हम जो अदर, ठीक है, मेटल्स के उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और स्टैंडर्ड को हम 0 मान के चलते हैं, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया गया है अच्छे से। ओके, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये आपका बेसिकली ये आपका 0 होता है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिया गया ऑप्शन में बताना है कि आपको कौन सा इसमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ऑप्शन आर HCl है, NaOH है, एसिटिक एसिड है, ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट दैट इज KNO3 है।
सो हमसे पूछा गया कि नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट आंसर विल बी CH3। बेसिकली आपका ये एसिटिक एसिड है और ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो आपके वाटर में आसानी से डिजोल्व होते हैं, जो अपने आयंस में टूट जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। फिर क्वेश्चन आता है अगला, विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन? कौन सा फैक्टर आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता? ऑप्शन आर कैटलिस्ट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन। तो बेसिकली आपका इसका राइट आंसर होगा मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है आपका ये इफेक्ट नहीं करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। बाकी आपके कैटलिस्ट, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करोगे, अगर कौन सी रिएक्शन है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बेसिकली आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली टेम्परेचर भी, ठीक है, यहाँ पे अफेक्ट करता है, कंसंट्रेशन भी इफेक्ट करता है। कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे, रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। कैटलिस्ट, ठीक है, वो भी इफेक्ट करता है आपके रेट ऑफ रिएक्शन को, आपके रेट ऑफ रिएक्शन को काफी ज्यादा इंक्रीज करके रखता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आपका जो होता है आपका इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, रेट को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ट्रांजिशन एलिमेंट शोज द मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट आपका जो होता है मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? ऑप्शन आपको बताया गया है, आयरन है, मैग्नीज है, क्रोमियम, वैनेडियम है। राइट आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +7 शो करता है, ठीक है, +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है आपका मैग्नीज। ठीक है, इसको एनसीईआरटी में देखना, वहाँ पे DNF ब्लॉक जो एलिमेंट आपका चैप्टर है वहाँ पे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। मैग्नीज का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है और ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन शो करता है, ठीक है। व्हिच आर द फॉलोइंग द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइट? लैंथेनाइट का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या आता है? तो राइट आंसर विल बी सी, दैट इज +3। ठीक है, लैंथेनाइट्स का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि मोस्टली जितने भी एलिमेंट हैं लैंथेनाइट सीरीज के अंदर में, जो इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ही आता है, ठीक है, तो +3 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी अल्कोहल? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है। ऑप्शंस आर 2-प्रोपेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल या फिर आइसोप्रोपेनॉल। सो आपको पता होगा प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल क्या होते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल वो होता है जहाँ पे OH ग्रुप, पता होगा अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, तो OH ग्रुप आपका 1 डिग्री कार्बन से अटैच होता है, तो वो आपका प्राइमरी अल्कोहल आता है। सो इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एथेनॉल। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो CH3, ठीक है, CH3 CH2OH, ठीक है, ये आपका जो होता है यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन से अटैच है OH, और ये आपका, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल में आता है। ओके, इन आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल्टा टी की वैल्यू होती है आपको बताना है क्या होता है। ऑप्शन आर 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, कांस्टेंट। तो राइट आंसर होगा आपका 0, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल्टा टी की वैल्यू होती है आपकी 0 होती है, ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ए। डेल्टा टी यानी जो टेम्परेचर होता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका वो 0 होता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है इन इक्विलिब्रियम व्हिच आर द फॉलोइंग द कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम में आपका कौन सा चीज कांस्टेंट होता है, ठीक है, व्हिच आर द फॉलोइंग द कांस्टेंट? ऑप्शन आर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओनली, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों का हो जाता है, ठीक है, दोनों का हो जाता है, या फिर रिएक्शन ऑफ द रेट, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर विल सी, जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेज, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो वहाँ पे आपका कंसंट्रेशन जो होता है आपका रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, दोनों का जो होता है ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो राइट आंसर विल सी। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पीएच? बताना है इसमें से किसका पीएच जो है सबसे ज्यादा है। तो हाईएस्ट पीएच का मतलब होगा आपका बेस, ठीक है, बेसिक होगा, बिल्कुल सही बात है। सो ऑप्शन आर HCl, NaOH, CH3COOH या फिर अमोनियम क्लोराइड। तो राइट आंसर हो जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड राइट आंसर, ठीक है। NaOH, NaOH जो था आपका ये दिए गए ऑप्शन में सबसे ज्यादा बेसिक होगा। फिर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है द क्वेश्चन व्हिच एसिड शो द मैक्सिमम आयनाइजेशन? कौन सा एसिड आपका जो होता है मैक्सिमम आयनाइजेशन शो करती है? ऑप्शन आर एसिडिक एसिड, HF, HCl या फिर बाइकार्बोनेट। तो राइट आंसर है HCl। HCl आपका मिनरल एसिड होता है और जो आपका सबसे ज्यादा आयनाइजेशन शो करेगा, यानी आयनाइज हो जाता है आपका वाटर में, काफी तेजी से आयनाइज हो जाता है, तो वो आपका जो होता है ये HCl होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर द फॉलोइंग द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन? एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? तो एल्केन में आपका क्या आता है? तो एल्केन में आप देखोगे CH4, ठीक है, एक तरीके से आप देख लो एल्केन CH4 जिसे मेथेन बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे नाउ, अगर n की वैल्यू हम n मान लेते हैं, ठीक है, n की वैल्यू अगर 1 मान लिया जाए, तो बेसिकली अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर आप बी देख दो, ठीक है, नाउ सीधा ऑप्शन नंबर बी, अगर यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते हो तो CN हो जाएगा, ठीक है, H, ठीक है, H2 × 1 + 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका CH4 आ जाएगा और ये आपका एल्केन आता है। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है एल्केन का, वो आपका सेकंड यानी CN, ठीक है, H2N+2 इज द जनरल फार्मूला ऑफ द एल्केन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है आपका द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइंस। अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ऑप्शन आर OH, ठीक है, आपका ये अल्कोहल ग्रुप है, ये आपका एसिडिक ग्रुप है,
ये आपका एमाइन ग्रुप होता है, ठीक है। राइट आंसर विल बी NH2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ओके। और सी, और उसके बाद ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होगा, इसके साथ आपको सी डबल बॉन्ड होता है, ये आपका कीटोनिक ग्रुप होता है। तो ग्रुप्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप किस चीज़ का होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ बफर सोल्यूशन। कौन सा प्रोसेस आपका बफर सोल्यूशन का यूज होता है, ठीक है। इस तरीके से बफर सोल्यूशन का यूज है। ऑप्शन आर प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम, ठीक है, पोटास फिल्म का अगर प्रिपरेशन करना हो, या फिर टैनिंग ऑफ द लेदर, चमड़े का, ठीक है, चमशोधन करना हो, जिसे टैनिंग ऑफ द लेदर बोलते हैं, या फिर मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्टिलाइजर, या फिर मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड। तो आपको पता होगा कि जो पीएच का जो मेंटेनेंस होता है आपके ब्लड में, ठीक है, आपका जो पीएच होता है ब्लड का, वो आपका 7.4 होता है, और इसको मेंटेन किया जाता है। तो आपका किस सिस्टम से मेंटेन होता है, आपका जो, ठीक है, ब्लड का जो पीएच होता है आपका बफर सिस्टम से मेंटेन होता है। सो राइट आंसर विल बी 4, मेंटेनिंग ऑफ द पीएच ऑफ द ब्लड, ठीक है, आपका बफर सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, बफर सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ओके। फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल बी इंट्रोपी इन केस, यानी किस केस में आपका जो इंट्रोपी होती है वो आपको इंक्रीज कर जाएगी। तो बेसिकली जब आप रेंडमनेस ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपका इंट्रोपी बढ़ती है, और जब किसी चीज़ को एकदम शांत कर दोगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर दोगे, तो इंट्रोपी आपकी डिक्रीज कर जाती है। सो ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है, हार्ड बॉइलिंग ऑफ एग। जब आप एग की बॉइलिंग करते हो तो बेसिकली आपको पता होगा कि एग में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, और जब बॉइलिंग करते हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से आपके प्रोटीन का डिनेचुरेशन हो जाएगा। डिनेचुरेशन मतलब अगर प्रोटीन थर्ड स्टेज में, सेकंड स्टेज में, तो आपका वो सीधा 1 डिग्री पे आ जाता है। तो इस तरीके से आपको जो इंट्रोपी है वो आपकी बढ़ रही है, तो ये तो गलत हो गया। डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, किसी चीज़ को आप तोड़ रहे हो, उसको बिखर कर रहे हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उसके एलिमेंट अलग अलग होंगे, वो भी आपका इंट्रोपी बढ़ा रहे हैं, तो बेसिकली आपका उसमें भी इंट्रोपी बढ़ रही है, ये भी गलत होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज राइट आंसर, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। रबर एक सामान्य कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा उसको जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इधर उधर बिखरे होते हैं, बट आप स्ट्रेच करते हो तो वो एक तरीके से अलाइन हो जाते हैं, तो इसमें आपकी जो इंट्रोपी होती है आपकी डिक्रीज करती है। इवापोरेशन ऑफ वाटर में आपको पता होगा कि वाटर लिक्विड, ठीक है, लिक्विड में इंट्रोपी डाउन होती है इन कंपेरेबल टू द गैस। गैस में इंट्रोपी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे रैंडमनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो राइट आंसर विल बी सी, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, ओके। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चन, जहाँ पे हमने 24 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी देखे। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड। यहाँ से आपका जो होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट होता है। विच साइट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू चेक द पल्स इन एडल्ट। एडल्ट में कौन सा साइट आपकी जो होता है पल्स को चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वैसे बेसिकली आपके बॉडी में 9 साइट्स होती हैं पल्स चेक करने के लिए, बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल होती है, इजी टू होती है, ठीक है, वहाँ से आप पल्स चेक करते हो। तो वो आपकी जो होती है रेडियल आर्टरी, जहाँ पे आती है, ठीक है। रेडियल आर्टरी बेसिकली आपके जहाँ पे ये, ठीक है, एक हाथ बनाया जाए तो यहाँ पे, ठीक है, ये थंब हो गया और ये आपके फिंगर्स हो गए, तो रेडियल आर्टरी जहाँ पे थंब के जस्ट नीचे जो होती है वहाँ पे आपका, आपने भी कभी, ठीक है, महसूस किया होगा, वहाँ पे आपकी जो रेडियल आर्टरी होती है, रेडियल बोन के जस्ट ऊपर, वहाँ पे आपको जो होता है ये पल्स देखने को मिलती है, और ये आपकी मोस्ट कॉमनली यूज्ड साइट होती है, ठीक है, पल्स लेने के लिए, दैट इज रेडियल आर्टरी से, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैंड हाइजीन इज मेनली डन टू प्रिवेंट। हैंड हाइजीन क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन है डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन, वुंड फॉर्मेशन, या फिर हाई ब्लड प्रेशर। सो राइट आंसर विल बी इन्फेक्शन से बचाने के लिए अपने आपको, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपको हैंड हाइजीन करते हैं, जो कि आपका एक तरीके से यूनिवर्सल मेथड हो गया, ठीक है। इसलिए कहीं भी आप हाथ धुल लेते हो, ठीक है, जिससे आपको जो इन्फेक्शन या गंदगी होती है आपकी हट जाती है। फिर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द व्हाट इज द करेक्ट एंगल फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। IM इंजेक्शन पता होगा, IM इंटरमस्कुलर इंजेक्शन जो आपका मसल्स में दी जाती है, और उसके अलावा कौन सा एंगल, जैसे कि जैसे आप देखो कि IV हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, IM हो गया, ये सारे इंजेक्शन जो होते हैं अलग अलग एंगल पर दिए जाते हैं। तो हमसे पूछा गया कि इंटरमस्कुलर एंगल की क्या इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, इसके क्या एंगल होता है। सो ऑप्शन आपका 15 डिग्री दिया गया है, 30, 45 डिग्री, 90 डिग्री, राइट आंसर 90 डिग्री। 90 डिग्री पे आपका जो होता है ये IM दिया जाता है, इसको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। 90 डिग्री पे आपका जो होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन साइन ऑफ द हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मेन साइन क्या होता है? तो आपको पता होगा हाइपोक्सिया क्या होती है। हाइपोक्सिया मीन्स देयर इज, ठीक है, आपका जो आर्टेरियल लेवल पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, उसे आपको हाइपोक्सिया कंडीशन बोलते हैं। आर्टरी के लेवल पे, यानी आर्टरी में आपकी ऑक्सीजन की कमी होगी, और ये आपकी क्या साइन सिम्टम्स होगा था आपके बॉडी में? बिल्कुल आपको आपके बॉडी में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपका साइन या सिम्टम्स आपके बॉडी में शो स्टार्ट होना, ठीक है, स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है हाई फीवर, साइनोसिस, ठीक है, ब्लू लिप्स, फिंगर्स। साइनोसिस में आपका ब्लू हो जाता है, ठीक है, जो आपके लिप्स होते हैं जस्ट अपर पार्ट, और जो फिंगर्स होते हैं जहाँ पे आपका, ठीक है, नाखून, तो वहाँ पे जो, ठीक है, ब्लूइश कलर स्टार्ट हो जाता है। डायरिया, हाइपरटेंशन। राइट आंसर विल बी साइनोसिस, ठीक है। अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, जैसे कि हम हाइपोक्सिया कंडीशन अगर बनती है, तो वहाँ पे आपको साइनोसिस वाली कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे आपके जो लिप्स होते हैं जस्ट उसके अपर पार्ट, आगे वाले पार्ट पे, और फिंगर्स के नेल्स पे आपका जो होता है ब्लूइश कलर स्टार्ट हो जाता है सोना, और इसकी वजह से ऐसा, ठीक है, तो जो बताता है कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच रूट इज प्रोवाइड अ फास्टर ड्रग एक्शन। कौन सा आपका बॉडी में ऐसा रूट है
काफ़ी सारे रूट हैं जहाँ से हम मेडिकेशन देते हैं बॉडी में, बट कुछ रूट हैं जहाँ पे आपका जो ड्रग का एक्शन है काफ़ी ज़्यादा तेजी से होता है। सो ऑप्शन आर ओरल, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर। राइट आंसर विल बी इंट्रावीनस आईवी। ठीक है, मोस्टली आप देखोगे आईवी लगी होती है जहाँ पे बॉटल्स कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट वेन के अंदर पंक्शन करके और वहाँ से आपका जो होता है मेडिकेशन दी जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि डायरेक्ट ब्लड में जाती है। ठीक है, वैसे बहुत सारे साइट्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्शन होते हैं डोज देने के लिए मेडिकेशन, बट जो सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका होता है आईवी देने का, तो वो आपका इंट्रावीनस आता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग शुड यू वॉश हैंड यूजिंग सॉप एंड वाटर पर WHO गाइडलाइंस। ठीक है, WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको कितनी देर तक हाथ धुलना है, ठीक है, विद द यूज ऑफ सोप। इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी 40 to 60 सेकेंड आपको जो होता है मिनिमम, इतना तो आपको जो है अपने हाथ को धुलना है, ठीक है, फॉर डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग द एक्सटर्नल ब्लीडिंग। तो कहीं एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, आपको पता होगा ब्लीडिंग दो तरीके से होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। तो इंटरनल ब्लीडिंग में आपका जो ब्लड होता है वो बेसिकली किसी ऑर्गन से ब्लीडिंग हो रही है और वो आपका ब्लड स्किन के अंदर में ही रहता है, वो आपका एक तरीके से रेडनेस या ब्लैकिश हो जाता है, वो आपको दिखाई देता है। बट जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है आपके चोट लगने के बाद खून जो होता है बाहर आने लगता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। ऑप्शन आर गिविंग वाटर, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, या फिर एलिवेट द लेग, या फिर अप्लाई ए टॉर्निकेट। सो इसमें सबसे पहले आपको करना है अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। ठीक है, डायरेक्ट प्रेशर आप जब देते हो किसी चीज़ पे, तो आपका जब ऊपर से दबा दोगे, ठीक है, तो वह चीज़ आपकी जो होती है वहाँ पे, ठीक है, रुक जाती है। ओके, सो अप्लाई द डायरेक्ट प्रेशर, सीधा दबाव देने से आपको जो ब्लड का जो ठीक है ब्लीडिंग होती है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा रुक जाती है। और आपने ऐसा किया भी होगा जहाँ पे कट लग जाता है वहाँ पे दबा देते हैं, जिससे खून जो ब्लड का लॉस होता है वो डाउन हो जाता है, और कुछ देर बाद ब्लड का जो कुछ होता है क्लॉटिंग हो जाता है, फिर ब्लड आपका स्टॉप हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यूट्रिएंट द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा आपका न्यूट्रिएंट होता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, बट जो एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करती है बॉडी वो क्या होती है। ऑप्शन आप प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। राइट आंसर जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका एक तरीके से प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, जिसका जो ठीक है मेटाबॉलाइजेशन जो होता है, मेटाबॉलाइज बॉडी करती है काफ़ी ज़्यादा तेजी से करती है, और ये प्राइमरी यूज में आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके ना रहने पर फिर हम जो दूसरे होते हैं लाइक प्रोटीन, फैट, इसका सबका फिर ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन फॉर, ठीक है, पता होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो किस लिए जानी जाती हैं ये। ऑप्शन आर लेडी विद मेडिसिन, लेडी विद लैम्प, फर्स्ट नर्स ऑफ द वर्ल्ड, या फाउंडेशन ऑफ द सर्जरी। सो राइट आंसर विद लेडी विद लैम्प। इन्हें हम लेडी विद लैम्प भी बोलते हैं क्योंकि इनके जो काम थे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, सराहनीय काम थे, और इन्होंने काफ़ी, ठीक है, युद्ध के समय काफ़ी ज़्यादा जो सैनिक थे उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, तो इसलिए हम लेडी विद लैम्प बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने रात के समय लैंप जला करके जो अलग अलग घायल सैनिक थे उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, उनकी सेवा की थी, तो इसीलिए इन्हें हम लेडी विद लैम्प के लिए भी एक तरीके से टाइटल बताया गया इनका। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच द करंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो इस तरीके से ये भी हो सकता है आपसे, अगर एग्जामिनर का दिमाग कुछ इधर उधर हो गया तो इस तरीके से अभी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, व्हिच द करंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपके जो इस समय करंट हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री, तो उनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा, यानी जेपी नड्डा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, जगत प्रकाश नड्डा, इसे याद रखना, जेपी नड्डा, ठीक है, करंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म नेफ्रेक्टोमी। नेफ्रेक्टोमी मीन्स क्या होता है। सो नेफ्रेक्टोमी मीन्स होता है रिमूवल ऑफ किडनी। ओके, रिमूवल ऑफ किडनी आपका इसका मतलब होता है नेफ्रेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम्स आर मेड ऑफ। एंजाइम्स जो होते हैं आपके किस चीज़ से बने होते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है आपका ये एंजाइम का फॉर्मेशन करवाते हैं। ओके, फिर आपका जो अलग अलग टाइप्स के अदर मेटाबॉलिक चीज़ें होती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज एक्टिव लिसनिंग इंक्लूड्स। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, यानी सक्रिय सुनने का शामिल क्या होता है। यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली लिसनिंग सुनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की जो लिसनिंग होती है आपसे काफ़ी एक्टिवली सुना जाता है, तो उसका जो क्या फीचर्स होते हैं उसके। ऑप्शन है इंटरप्टिंग, गिविंग एडवाइस इमीडिएटली, तुरंत एडवाइस देना स्टार्ट कर देना, या फिर मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड नोडिंग, आंखों में संपर्क बनाए रखना और सिर हिलाना, या फिर मल्टीटास्किंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपने देखा होगा जब कोई एक्टिव लिसनिंग कोई ध्यान से सुन रहा होता है तो आंख से आंख कॉन्टैक्ट यानी कि आई टू कॉन्टैक्ट में मिला के रखता है, इसके साथ धीरे धीरे सिर हिलाता रहता है कि ऐसा लगता है कि उसे समझ में आ रहा है, ठीक है, जो चीज़ें बताई जा रही है, तो वो आपका चीज़ जो हर चीज़ होती है आपकी एक्टिव लिसनिंग में आती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है, अगला क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर द फ्रैक्चर। अगर कहीं भी फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके लिए आपका प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए। ऑप्शन आर अप्लाई हीट, मैसेज टू द एयर, ठीक है, एरिया, मसाज टू द एरिया, इमोबिलाइज द लिम्ब, लिम्ब को मोबिलाइज ना करना, या फिर मेक द पर्सन वॉक। सो इसका जो राइट आंसर होगा आपका इमोबिलाइज द लिम्ब। जो आपका लिम्ब में फ्रैक्चर हुआ है उसको आप काफ़ी इमोबिलाइज कर दो, ठीक है, बिल्कुल भी हिलाना बंद कर दो, जिससे और भी ज़्यादा जो आसपास के जो, ठीक है, नर्व्स हो गए या फिर जो ब्लड वेसल्स या कुछ भी होगा वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज ना हो, तो उसको बचाने के लिए हम जो होता है वहाँ पे जो लिम्स होता है उसको हम इमोबिलाइज कर देंगे। राइट आंसर विल बी सी।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिंबल इज यूज फॉर द बायो हजार्ड मटेरियल। बायो हजार्ड मटेरियल के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। अलग अलग टाइप के सिंबल्स होते हैं और उनका अलग अलग टाइप्स का मीनिंग होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको पूछा गया कि बायो हजार्ड मटेरियल के लिए आपका कौन सा सिंबल यूज करते हो। सो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा, ठीक है, थर्ड, 3 इंटरलॉकिंग सर्कल। ठीक है, 3 इंटरलॉकिंग सर्कल जो होते हैं आपको शो करता है ये आपके बायो हजार्ड मटेरियल। बेसिकली अगर यहाँ पे एक तरीके से बनाने की कोशिश की जाए तो यहाँ पे एक सर्कल होता है। ठीक है, सर्कल के बाद यहाँ पे एक तरीके से यहाँ होता है, एक ये होता है और ये होता है। ठीक है, तो ये सिंबल जो होता है आपका ये बायो हजार्ड, ठीक है, सर्कल होता है। एक बार सर्च कर लेना तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके फोटो अच्छे से देख लेना। तो ये आपका जो होता है बायो हजार्ड मटेरियल यानी कि उसका जो है सिंबल होता है 3 इंटरलॉकिंग सर्कल। राइट आंसर सी। फिर क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है और डेट और टाइम से आपसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स टाइमलाइंस याद रखना अच्छे से। क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड, ठीक है, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका जो होता है आपको पता होगा अभी अभी गया है। ठीक है, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल जो होता है ये दिस इज द वर्ल्ड हेल्थ डे व्हेन वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके, तो राइट आंसर विल बी 7 अप्रैल यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएनसी। आईएनसी जो होती है आपकी एक, ठीक है, पूरे इंडिया लेवल के जो आपकी जो नर्सिंग बॉडी है, जो आपके पूरे नर्सिंग रेगुलेटरी जो कि आपके रूल्स क्या होंगे वो सारी चीज़ें फॉर्मुलेट करती है। सो आईएनसी का फॉर्म क्या है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, भारतीय नर्सिंग परिषद। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो ऑप्शन साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन करना, या फिर कंडक्टिंग नर्स इंट्रेंस टेस्ट, या फिर रेगुलेशन इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग शिक्षा को नियंत्रित करना और मानकीकृत करना, या फिर लाइसेंसिंग हॉस्पिटल। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, जहाँ पे इसका जो काम होता है वो आपके जो अलग अलग रूल्स होते हैं उसको रूल्स को फॉर्मेशन करना, रेगुलेशन करना और जो स्टैंडर्ड है नर्सिंग का उसको बनाए रखना। ठीक है, तो आईएनसी का काम होता है ये। फिर क्वेश्चन है वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड, क्यों आपका जो वर्ल्ड मलेरिया डे होता है ये आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन आर 25 अप्रैल, 5 मई, 10 अप्रैल या फिर 20 जून। सो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 25 अप्रैल। ठीक है, 25 अप्रैल को जो होता है आपका ये वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जो कि आपका आने वाला है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये आपका तब होता है। ठीक है, इस डिपार्टमेंट क्या होता है, इस डिपार्टमेंट आपका बेसिकली रिहेबिलिटेशन, ठीक है, इसे हम रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं, जहाँ पे पुनर्वास विभाग बोलते हैं, जहाँ पे सपोज करो किसी का पैर टूट गया, ठीक है, या फिर किसी का, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेजर फ्रैक्चर हो गया उसको, तो उसके बाद जो होता है सही होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, ठीक है, इधर से बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, तो फिर से नॉर्मल लाने के लिए उसे रिहेबिलिटेशन भेजा जाता है, जहाँ पे उसे जो डॉक्टर्स होते हैं एक तरीके से वो चलाते हैं, जो अलग अलग टाइप्स के मशीन्स होती हैं उसका यूज़ करके फिर से उसे नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। तो वो आपका किस डिपार्टमेंट होता है, वो आपका रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट होते हैं, जो कि आपके हर मेडिकल कॉलेज में होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अगर ब्रीदिंग में कोई डिफिकल्टी होती है तो उसके लिए एक मेडिकल टर्म होता है और उसमें क्या बोलते हैं। सो अगर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हमें देखने मिलता है तो इसे हम डिस्पेनिया बोलते हैं। ठीक है, डिस्पेनिया इज मीन्स ब्रीदिंग, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है, हम डिस्पेनिया बोलते हैं। नाउ द एपीनिया क्या होती है, एपीनिया मीन्स होता है अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, किसी तरीके से कोई भी ब्रीदिंग नहीं हो रही है तो उसे एपीनिया बोलते हैं। ब्रैडीपीनिया मीन्स होता है ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रही है, ठीक है, स्लो ब्रीदिंग को हम ब्रैडीपीनिया बोलते हैं। हाइपरपीनिया अगर काफ़ी तेज ब्रीदिंग हो रही है तो उसे हम हाइपरपीनिया बोलते हैं। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं बिल्कुल इसको क्लियर रखना और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन एडल्ट बॉडी। ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितना लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है नॉर्मल कंडीशन में। सो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा, 4.5 से 5.7 लीटर ब्लड जो होता है आपका ये प्रेजेंट होता है। फिर क्वेश्चन है विच विटामिन एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड सेल आरबीसी फॉर्मेशन के लिए आपके पास कौन सी विटामिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शन ऑफ विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। राइट आंसर विल बी विटामिन, ठीक है, B12, विटामिन B12 ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, राइट आंसर विल बी बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर होता है। ऑप्शन ऑफ ग्राफाइट है, डाइकॉट, लाइकन, एल्गी। राइट आंसर विल लाइकन्स, लाइकन्स आर द मेजर, ठीक है, ये आपके इंडिकेटर होते हैं एयर पोल्यूशन के। अगर जहाँ पर भी एयर पोल्यूशन था वहाँ पर ये ग्रो नहीं करते हैं, तो ठीक है, तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो कि लाइकन्स आर द इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन। डायरिया, ठीक है, चिल्ड्रन में होने का क्या कारण होता है, कौन सा वायरस से होता है। सो इसमें राइट आंसर होगा रोटा वायरस। ठीक है, रोटा वायरस जो होते हैं आपके ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायरिया के लिए चिल्ड्रन में। ठीक है, तो राइट आंसर इज रोटा वायरस। फिर यहाँ पे आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड खत्म होते हैं। ठीक है, 24 क्वेश्चन थे नर्सिंग एप्टीट्यूड। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इंग्लिश पोर्शन। यहाँ पे इंग्लिश का जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड विच इज सिमिलर टू द अबंडन। अबंडन के सिमिलर यहाँ पे आपको वर्ड बताना है। बेसिकली यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा है, यानी पर्यायवाची बताना है आपको। सो अबंडन मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, हटा देना। तो इसके लिए आपका सिनोनिम्स क्या बनता है यहाँ पे। सो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो होगा आपका लीव, ठीक है, लीव, अबंडेंस, और इसका सिनोनिम्स बनता है आपका लीव। ठीक है, राइट आंसर विल बी।
फिर क्वेश्चन है ही इज द गुड, ठीक है, वो आपका डैश इन इंग्लिश, तो ऑप्शन है एट, इन, विद, ऑन। राइट आंसर जो एट, ठीक है, ही इज गुड एट इंग्लिश, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए होगा, फर्स्ट ऑप्शन, ही इज गुड एट इंग्लिश। ओके, फिर क्वेश्चन है सी डू नॉट लाइक द कॉफी, तो यह उसको सेंटेंस दिया गया आपको और इसको करेक्ट बताना है, तो ऑप्शन में क्या लगेगा, सी डू नॉट कॉफी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे गलत क्या है, तो गलत यहाँ पे आपका डू होगा, ठीक है, डू इज नॉट, ठीक है, डू की जगह आपको क्या लगाना है, डू की जगह आपको डज लगाना है, ठीक है, डज यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, सी डज नॉट लाइक द कॉफी। ओके, सी डू नॉट नहीं होगा, सी डज नॉट लाइक द कॉफी इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे जो गलत है वो आपका डू है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन है वो आपका सेकंड वाला है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज चूज द वर्ड विच इज अपोजिट टू द मीन्स ऑफ जेनरस। जेनरस के अपोजिट है, तो जेनरस क्या होता है, जेनरस बेसिकली आपका एक तरीके से काइंड बिहेवियर, जेनरस, ठीक है, दयालु तरीके से। तो इसका अपोजिट यानी एंटोमिनस बताना आपको, तो ऑप्शन में आपका काइंड है, क्रूअल है, स्टेंजी, हेल्पफुल है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका स्टेंगी। स्टेंगी जो होता है आपका काफी ज्यादा ये इसका जो अपोजिट बन रहा है, ठीक है, स्टेंगी। क्रूअल जो होता है आपका वो तो निर्दयी होता है एक तरीके से, तो वो आपका नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्टेंगी थोड़ा सा, ठीक है, डाउन साइड, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्टेंगी होगा, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी सी। फिर ऑप्शन आ रहा अगला, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन क्या है, दे विल कंप्लीट द वर्क, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम, ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है टू हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, टू हिट द नेल ऑन द हेड, नेल को सीधा हेड पर ही क्लिक कर दिया, तो इसका क्या मतलब बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन आर टू गेस रैंडमली, किसी चीज को रैंडमली एक तरीके से तुक्का लगाना, या फिर टू डू समथिंग परफेक्टली, या फिर कोई चीज एकदम परफेक्ट तरीके से करना, बिल्कुल एकदम सही करना, या टू हर्ट समन, किसी को नुकसान पहुंचाना है, टू मेक मेस, कुछ मेस कर देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, टू मेक समथिंग परफेक्टली, बिल्कुल कोई भी चीज एकदम एकदम करेक्टली करना, तो इसका मतलब होता है, ठीक है, टू हिट द कील ऑन द हेड डायरेक्टली, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा टू डू समथिंग परफेक्टली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड रियलेबल मीन्स, ठीक है, रियलेबल क्या मतलब क्या होता है, तो आपने काफी ज्यादा यूज की भी वर्ड किया होगा, ठीक है, काफी ज्यादा कॉमन वर्ड है। रियलेबल क्या होता है, तो रियलेबल होता है आपका ट्रस्ट वर्दी, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, रियलेबल मीन्स ट्रस्ट वर्दी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मून्स लुक ब्यूटीफुल टू नाइट, डैश में आपको बताना है आर्टिकल्स लगाने हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका आर्टिकल द लगेगा, बेसिकली आपका जो चीज, ठीक है, जो चीज, ठीक है, दिख रहा है वो आपका वहाँ पे द लगता है, ठीक है, तो लाइक द मून, द अर्थ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो होता है द लगता है, ठीक है, तो राइट आंसर इज द मून लुक्स ब्यूटीफुल टू नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू हिट द जैकपॉट मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, टू हिट द जैकपॉट, ये भी आपने काफी ज्यादा सुना होगा, टू हिट द जैकपॉट, जैकपॉट प्राइस देखिए इस तरीके से। तो ऑप्शन आर टू मेक मनी क्विकली, अनडिजायरेबल, नॉट वर्थ डिस्कसिंग, टू स्केप विदाउट पनिशमेंट, एट लास्ट पॉसिबल मोमेंट, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका टू मेक मनी क्विकली, ठीक है, पैसा काफी तेजी से बनाना, टू हिट द जैकपॉट, बहुत तेजी से पैसा बनाना, और इसका जो, ठीक है, मीनिंग किसका बन रहा है आपका, टू हिट द जैकपॉट, आपने सुना होगा कई बार कि जैकपॉट प्राइस इस तरीके से, तो उसका मतलब यही होता है, ठीक है, टू हिट द, टू मेक मनी क्विकली। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हैज बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, तो ये आपका किस तरीके का टेंस है, आपको टेंस बताना है। ही हैज बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ा है, बेसिकली आपको प्रेजेंट में ही चल रहा है, ठीक है, अभी बुक पढ़ ही रहा है वो, और सिंस लगा हुआ है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, आपका प्रेजेंट में और सिंस मॉर्निंग चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप वर्क हार्ड करते हो तो, ठीक है, डैश यू विल, ठीक है, डैश सक्सीड, ठीक है, मस्ट कुड विल, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यू विल, ठीक है, यू विल सक्सीड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल्ड बताने हैं, तो रिसिप्ट है, ठीक है, रिसिप्ट, रिसीव, या फिर रिसीव, या फिर ये, ठीक है, तो राइट आंसर सी, सी आपका जो होता है यहाँ पे काफी ज्यादा करेक्ट है, ठीक है, रिसीव, दिस इज द राइट। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस बताओ यहाँ पे क्या है, आई गोज टू स्कूल, आई गोइंग टू स्कूल, या आई गो टू स्कूल, या फिर आई गॉन टू स्कूल, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, आई गो टू स्कूल। ओके, आई गो टू स्कूल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट है। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, एक पर्सन जो स्पेस में ट्रैवल करता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रेवलर, एस्ट्रोनॉट, पायलट, साइंटिस्ट, राइट आंसर एस्ट्रोनॉट सबको पता होगा, अ पर्सन हु ट्रैवल इन स्पेस विल कॉल बी एस्ट्रोनॉट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड क्वेश्चन इज वेयर शुड द कॉमा गो, यहाँ पे आपको बताना है कॉमा कहाँ लगेगा, ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे सेंटेंस दिया गया बेसिकली आपको यहाँ पे, और सेंटेंस है सी बॉट एप्पल्स, ठीक है, ऑरेंजेस, बनाना एंड ग्रेप्स, तो आपको कॉमा कहाँ लगेगा, आफ्टर द एप्पल लगेगा, या फिर आफ्टर बनाना, या फिर आफ्टर ग्रेप्स,
या फिर अलाउड दिस हर जगह लगेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सेंटेंस देखोगे तो सी बॉट द एप्पल्स, तो एक कॉमा यहाँ पे लगेगा आपको, ठीक है। ऑरेंजेस, बनाना एंड ग्रेप्स, ठीक है। तो दो जगह कॉमा लग रहा है, बेसिकली आपका यहाँ पे आफ्टर एप्पल कॉमा लग रहा है, तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड दिस इज राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश स्टूडेंट वर absent फ्रॉम द क्लास टुडे, तो इसके लिए आपको क्या लगाना है, लिटिल, मच, सम, एनी। राइट आंसर इज सम, ठीक है। सम स्टूडेंट, ठीक है, सम स्टूडेंट वर absent फ्रॉम द क्लास टुडे, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक पर्सन जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं, स्कॉलर, ओमनीसेंट, लिंग्विस्टिक, जीनियस। राइट आंसर विल बी ओमनीसेंट, ठीक है। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग उसे हम ओमनीसेंट बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लें, ठीक है, उसे हम ओमनीसेंट बोलते हैं। फिर क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मीनिंगफुल सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है एंड ऑप्शन आपके पास लव्स, सी, डांस, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक तरीके से आप देखोगे तो सी लव्स डांसिंग, ठीक है, सी लव्स डांसिंग, सी लव्स डांसिंग। तो अगर आप देखोगे तो 2 1 3, ठीक है, सी लव्स डांसिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 2 1 3 होगा, तो राइट आंसर विल बी ए, ठीक है, 2 1 3, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, राइट आंसर विल बी बी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, अब एक तरीके से भी क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे कि एक पैसेज दे दिया और पैसेज से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो बेसिकली एक छोटा सा पैसेज क्या है, नर्सेस प्लेज अ वाइटल रोल इन द हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। नर्स एक वाइटल रोल प्ले करती है हेल्थ केयर सिस्टम में। दे नॉट ओनली केयर द सिक बट ऑल्सो एजुकेट द पेशेंट, वो आपके केयर तो करती हैं, इसके साथ साथ पेशेंट को एजुकेशन देती हैं ऑन द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड देयर फैमिलीज, उनके फैमिलीज को भी अबाउट प्रिवेंशन एंड रिकवरी, कैसे प्रिवेंशन किया जाए और रिकवरी कैसे होनी है इनकी, ठीक है। तो बेसिकली आपने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द रोल ऑफ द नर्स, ठीक है, नर्सेज का रोल क्या होता है। तो ऑप्शन में आपके पास मतलब कि मेडिसिन क्या, उनका काम दवा देना होता है या परफॉर्म सर्जरीज या केयर एंड एजुकेट। राइट आंसर विल बी केयर एंड एजुकेट, ठीक है, राइट आंसर विल बी केयर एंड एजुकेट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे उनका केयर करना एंड मेडिकेशन दवाएं देने के साथ साथ उनको एजुकेट करना अबाउट देयर कंडीशंस, ठीक है, और डिजीज को प्रिवेंशन के लिए भी एजुकेट करना। तो ये सारे काम जो है इस तरीके से पैराग्राफ में बताए गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है उसी पैराग्राफ से है, नर्सेज एजुकेट, नर्सेज किसको एजुकेट करें, डॉक्टर को, पेशेंट को, हॉस्पिटल को या मेडिकल कंपनीज को। नर्सेज एजुकेट कर रही हैं पेशेंट और फैमिलीज को, ठीक है, पेशेंट और फैमिली को यहाँ पे एजुकेट किया जाता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है अगला, ठीक है, क्वेश्चन है आपका रीअरेंज द जम्बल सेंटेंस टू द मीनिंगफुल सेंटेंस, एक ठीक है सेंटेंस बनाना है आपको, क्या है। सो ऑप्शन है टू द हॉस्पिटल द इंजर्ड मैन इमीडिएटली, ठीक है, वॉज टेकन। तो इसका आप कैसे बना सकते हो, तो पहले आपको देखोगे द इंजर्ड मैन वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, ठीक है। तो सबसे पहले आपका बी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, द इंजर्ड मैन वॉज टेकन, डी आएगा, ठीक है, वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल, ठीक है, द इंजर्ड मैन वॉज टेकन, द इंजर्ड, ठीक है, द इंजर्ड मैन वॉज टेकन इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल, ठीक है, यहाँ पे ए नहीं आएगा, पहले यहाँ पे सी आएगा, ओके, इमीडिएटली, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे एक बार अच्छे देखते हैं। सो यहाँ पे आएगा द इंजर्ड मैन, ठीक है, द इंजर्ड मैन वॉज, ठीक है, टेकन, द इंजर्ड मैन वॉज टेकन इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल, तो बी डी सी ए, राइट आंसर बी डी सी ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये वाला होगा बी डी सी ए, ठीक है, दिस इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है योर केयरफुली डैश फॉलो द डॉक्टर इंस्ट्रक्शन, तो इसका जो राइट आंसर का शुड आएगा, यू शुड, ठीक है, यू केयरफुली शुड फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, आपको करना ही करना है, ठीक है, इसमें कोई और, ठीक है, दूसरा रास्ता नहीं है, यू केयरफुली शुड फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट फ्रेजेस टू कंप्लीट द सेंटेंस, करेक्ट फ्रेज आपको बताने, ही अराइव्ड एट द हॉस्पिटल डैश टाइम। तो ऑप्शंस आर इन, ऑन, एट, ऑफ। राइट आंसर भी ही अराइव्ड एट द हॉस्पिटल ऑन टाइम, वो अपने टाइम पे आ जाता है हॉस्पिटल, ठीक है, ही अराइव्ड ऑन द हॉस्पिटल ऑन टाइम। सो ये आपके थे 120 क्वेश्चंस। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश थोड़ी बहुत कह सकते हो ईजी थी, ठीक है, बट जो अलग क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन थे इस बार। तो अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट में कि आपका कितना स्कोर बन रहा था, ठीक है। और मेरे पास टाइम रहता है तो मैं फिर जो कुछ आगे टेस्ट है वो कराऊंगा, ठीक है, और मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इन सारी चीज़ों को वीडियोज़ लाता रहूँगा। सो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्योंकि आपको लास्ट में जो आपका रिवीजन होता है वही काम आता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट यानी उनको बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो रिवीजन आप करते रहिए, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और इसको जरूर कमेंट करना आपका स्कोर कितना है, ओके।